हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम करेंगे अपना बायोलॉजी का मॉक टेस्ट 4। चाहे आप केवीएस का एग्जाम दे रहे हैं, DSSB का एग्जाम दे रहे हैं, एनवीएस का एग्जाम दे रहे हैं, EMRS का एग्जाम दे रहे हैं, या फिर आपका हरियाणा टेट का एग्जाम है, या फिर BPSC TRE का एग्जाम है, तो इसके अंदर हम क्या कवर करेंगे, 30 MCQ हम कवर करेंगे और आपको अपना स्कोर ज़रूर बताना है कि 30 में से आपका क्या स्कोर रहा। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड। तो एनिमल वर्ल्ड की जब आप बात करते हो तो सबसे अबंडेंट प्रोटीन कौन सा पाया जाता है, इंसुलिन, सेलुलोज, कोलेजन या फिर रुबिस्को। तो आपको पता है जब हम एनिमल वर्ल्ड की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा अबंडेंट जो प्रोटीन होता है वो क्या होता है, कोलेजन होता है। हमारी स्किन के अंदर कोलेजन मौजूद होता है, हमारी मसल्स के अंदर कोलेजन देखने को मिलता है। ठीक है, तो एनिमल वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा अबंडेंट प्रोटीन कौन सा होता है, कोलेजन होता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्टली मैच। तो आपको बताना है कि बैक्टीरिया की डिफरेंट शेप्स आपको दी गई है और आपसे पूछा गया है कि कौन सा पेयर जो है वो करेक्टली मैच नहीं है। कोकाई स्पेरिकल, बेसिलाई रोड शेप्ड, विब्रियो रोड शेप्ड, स्पाइरला स्पाइरल शेप्ड। तो आपको पता है कोकाई जो बैक्टीरिया होता है वो स्पेरिकल शेप का ही होता है, ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट है। स्पाइरल जो है वो स्पाइरल शेप्ड होता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। बेसिलाई जो है वो हमारा रोड शेप्ड होता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। लेकिन जो हमारा विब्रियो होता है वो रोड शेप नहीं होता, वो किस शेप का होता है, कॉमा शेप्ड होता है, तो ये हमारा इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है, रेड टाइड्स इज कॉज्ड बाय। तो आपको पता है जब भी कभी आप समुद्र के पास जा रहे होते हैं, कभी कभी आपको समुद्र का जो कलर है वो क्या दिखाई देता है, रेड कलर का दिखाई देता है, कभी ग्रीन दिखाई दे सकता है, कभी आपको ब्राउन कलर भी दिखाई दे सकता है। वो इस बात पे डिपेंड करता है कि वहां पर है ना कौन से डाइनोफ्लैजिलेट जो है वो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और उन डाइनोफ्लैजिलेट के पास जो सबसे ज्यादा रिच पिगमेंट होगा वही कलर हमें किसका नजर आता है, हमारे समुद्र का नजर आता है। तो रेड टाइड्स जो है यानी कि आपको लाल कलर का समुद्र अगर दिखाई दे रहा है, रेड टाइड्स अगर आपको दिखाई दे रही है, तो वो किसकी वजह से दिखाई देती है, ट्राइसिटेरियम, साइक्लोस्पोरिन, गोन्यूलेक्स या फिर यूग्लिना। तो आपको पता है रेड टाइड्स के लिए जो डाइनोफ्लैजिलेट रिस्पॉन्सिबल होता है उसका नाम क्या होता है, गोन्यूलेक्स होता है। गोन्यूलेक्स क्या करता है, बहुत ही तेजी से डिवाइड करता है और इसका जो सबसे ज्यादा पिगमेंट है वो क्या है, किस कलर का है, रेड कलर का है, इसलिए आपको समुद्र भी कैसा दिखाई देता है, रेड कलर का दिखाई देता है। नेक्स्ट है, ट्रिप्नोसोमा कॉजेज डैश बिलोंग्स टू डैश रिस्पेक्टिवली। आपको बताना है कि ट्रिप्नोसोमा की वजह से आपको कौन सी बीमारी होती है और वो किससे बिलोंग करता है, काला अजहर, सिलेटेड प्रोटोजोआ, स्लीपिंग सिकनेस स्पोरोजोन्स, स्लीपिंग सिकनेस फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ, काला अजहर अमीबॉइड प्रोटोजोआ। तो आपको पता है ट्रिप्नोसोमा हमें कौन सी बीमारी देता है, स्लीपिंग सिकनेस नाम की बीमारी देता है। तो दो ऑप्शन तो हमारे एलिमिनेट हो गए। अब हमारे दो ऑप्शन बचे हैं, स्लीपिंग सिकनेस स्पोरोजोन्स एंड स्लीपिंग सिकनेस फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ। तो आपको पता है ट्रिप्नोसोमा जो हमें स्लीपिंग सिकनेस नाम की बीमारी देता है वो किससे बिलोंग करता है, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ से बिलोंग करता है। आपको पता है प्रोटोजोआ के डिफरेंट टाइप होते हैं, एमीबॉइड, सिलिएटेड, फ्लैजिलेटेड, स्पोरोजोन्स। ठीक है, और स्लीपिंग सिकनेस जो बीमारी है वो हमें ट्रिप्नोसोमा की वजह से होती है, और ट्रिप्नोसोमा किससे बिलोंग करता है, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ से बिलोंग करता है। नेक्स्ट है, प्लाज्मोडियम कॉजेज डैश एंड प्रोड्यूसेस थ्रू डैश। तो आपको बताना है कि प्लाज्मोडियम की वजह से आपको कौन सी बीमारी होती है और वो किस मेथड से रिप्रोड्यूस करता है, मलेरिया बाइनरी फिजन, मलेरिया बडिंग, मलेरिया मल्टीपल फिजन, मलेरिया बाइनरी फिजन इंडेफिनिट ओरिएंटेशन। तो आपको पता है ये बात तो बिल्कुल करेक्ट है कि प्लाज्मोडियम जो है वो एक प्रकार का प्रोटोजोआ होता है और वो हमें कौन सी बीमारी देता है, मलेरिया नाम की बीमारी देता है। तो मलेरिया का जो हमारा प्रोटोजोआ है प्लाज्मोडियम वो बाइनरी फिजन से डिवाइड नहीं करता, बडिंग से डिवाइड नहीं करता, लेकिन मल्टीपल फिजन से डिवाइड करता है। और आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि बाइनरी फिजन इन डेफिनेट ओरिएंटेशन के थ्रू कौन डिवाइड करता है। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द पैरासिटिक फंजाई ऑन मस्टर्ड। तो आपको पता है फंजाई जो है वो सेप्रोफिटिक होती है नेचर में। सेप्रोफिटिक का मतलब क्या होता है कि वो डेड एंड डिकेइंग मटेरियल के ऊपर फीड कर रही होती है। उसके अलावा हमारी जो फंजाई है वो पैरासाइट की तरह भी रह सकती है। उसकी कुछ स्पीसीज क्या होती हैं, पैरासिटिक होती है नेचर में, यानी कि प्लांट्स एंड एनिमल्स के ऊपर एज पैरासाइट रह सकती है। तो आपको बताना है कि जो हमारा सरसों का प्लांट होता है, मस्टर्ड का प्लांट होता है, उसके ऊपर कौन सी फंजाई एज अ पैरासाइट रह रही होती है, राइजोपस, अगैरिकस, एल्ब्यूगो या फिर पक्सीनिया। तो आपको पता है हमारे सरसों के पौधे को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है ये फंजाई, पैरासिटिक फंजाई है और इसका नाम क्या है, एल्ब्यूगो है। एल्ब्यूगो स्पीसीज कैसी स्पीसीज है, पैरासिटिक फंजाई का एग्जाम्पल है जो हमारे मस्टर्ड के प्लांट को नुकसान पहुंचाती है।
नेक्स्ट है काराजीन इज एन कमर्शियल प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम। तो काराजीन जो है वो एक कमर्शियल प्रोडक्ट है, वो हमें किससे मिलता है? क्लोरोफाइसी से, फियोफाइसी से, साइनोफाइसी से या फिर रोडोफाइसी से। तो आपको पता है काराजीन जो एक कमर्शियल प्रोडक्ट है वो हमें किससे मिलता है? रोडोफाइसी से मिलता है। और रोडोफाइसी का मतलब क्या होता है? किसकी बात हो रही है यहाँ पर? रेड एल्गी की बात हो रही है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी स्टोर इट्स फूड एज फ्लोरिडियन स्टार्च। तो आपको बताना है कि कौन सी एल्गी जो है वो अपने खाने को स्टोर करती है एज फ्लोरिडियन स्टार्च। तो आपको पता है जब हमारी बॉडी के अंदर हम खाना खा लेते हैं और एक्स्ट्रा एनर्जी बचती है उसको हम ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करते हैं, ठीक है। एनिमल्स ऐसा करते हैं। प्लांट्स किस फॉर्म में स्टोर करते हैं वो आप मुझे कॉमेंट्स में बताएंगे। और आपको पता है फ्लोरिडियन स्टार्च की फॉर्म में कौन सी एल्गी स्टोर करती है? क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, साइनोफाइसी या फिर रोडोफाइसी। तो फ्लोरिडियन स्टार्च की फॉर्म में जो एल्गी अपना खाना स्टोर करती है उसका नाम है रोडोफाइसी विच इज रेड एल्गी। नेक्स्ट है स्टेम्स ऑफ मेज एंड शुगरकेन हैव सपोर्टिंग रूट्स कमिंग आउट ऑफ द लोअर नोड्स ऑफ द स्टेम कॉल्ड। तो अगर कभी आपने मक्के के पौधे को देखा है, शुगरकेन के पौधे को देखा है, तो उनकी जो लोअर नोड्स रहती है स्टेम, वहां से कुछ सपोर्टिंग रूट्स बाहर निकल रही होती है। उनका एक स्पेशल नाम होता है, आपको वो स्पेशल नाम बताना है। न्यूमेटोफोर्स, प्रॉप रूट्स, टिल्ट रूट्स या फिर टैप रूट। तो आपको पता है ग्राउंड के नीचे जो हमारी रूट रहती है उसको हम टैप रूट या फाइब्रस रूट कहते हैं। लेकिन जो हमारी दूसरे प्रकार की रूट्स होती है जिनको हम एडवेंटिशियस रूट कहते हैं, ये उनके डिफरेंट नेम है, जैसे कि न्यूमेटोफोर, प्रॉप रूट्स, टिल्ट रूट, ठीक है। और जो हमारा शुगर केन का प्लांट होता है, मेज का प्लांट होता है, उनके नोड से, उनके लोअर नोड से जो बाहर आ रही होती है रूट्स, उनका स्पेशल नाम क्या होता है? स्टिल्ट रूट होता है। आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि न्यूमेटोफोर्स रूट जो है वो किसके अंदर मौजूद रहती है और प्रॉप रूट्स किसके अंदर देखने को मिलती है। नेक्स्ट है मेल्फिगियन ट्यूब्यूल एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ। तो आपको बताना है कि जो मेल्फिगियन ट्यूब्यूल है वो किसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है? एनालिड्स, प्लेटेहेल्मिन्थीस, ऑर्थ्रोपोडा या फिर मॉलस्का। तो आपको पता है मेल्फिगियन ट्यूब्यूल्स हमें किसके अंदर देखने को मिलता है? कॉकरोच के अंदर देखने को मिलता है। और कॉकरोच किससे बिलोंग करता है? सबसे बड़े फाइलम से बिलोंग करता है। सबसे बड़ा फाइलम कौन सा होता है एनिमल किंगडम का? आर्थ्रोपोडा होता है। नेक्स्ट है The dash chromosome have centromere slightly away from the middle of the chromosome resulting into one shorter arm and one longer arm। तो आपको बताना है एक ऐसे क्रोमोसोम के टाइप को आपको आइडेंटिफाई करना है जिसमें जो सेंट्रोमेयर है वो मिडल से थोड़ा सा दूर है, जिसकी वजह से एक आर्म जो है वो तो बहुत छोटी रह जाती है और दूसरी आर्म जो है वो बहुत बड़ी हो जाती है। टीलोसेंट्रिक, मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक या फिर सब मेटासेंट्रिक। तो आपको पता है टीलोसेंट्रिक के अंदर तो एकदम एंड्स पे रहते हैं, मेटासेंट्रिक में क्या होता है? बिल्कुल मिडल में होते हैं। अब हमारे दो ऑप्शन बच गए, वो है एक्रोसेंट्रिक एंड सब मेटासेंट्रिक। तो आपको पता है स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडल किस में होती है? सब मेटासेंट्रिक के अंदर होती है। नेक्स्ट है ओजोन एट द हायर लेवल ऑफ द एटमॉस्फेयर इज अ प्रोडक्ट ऑफ डैश एक्टिंग ऑन द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो आपको पता है ऑक्सीजन के साथ जब ओ आपस में कंबाइन करता है तो हमें क्या मिल जाती है? ओजोन मिल जाती है। ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है? O3 होता है, ठीक है। लेकिन उनके ऊपर कोई रेडिएशन एक्ट कर रही होती है जिसकी वजह से क्या होता है? ओजोन का फॉर्मेशन होता है। तो किस रेडिएशन की बात हो रही है? इंफ्रारेड रेस, एक्स रेस, गामा रेस या फिर यूवी रेस। तो आपको पता है किसकी वजह से होता है ऐसा? यूवी रेस की वजह से होता है। नेक्स्ट है डैश इज कॉमनली नोन एज इम्परफेक्ट फंजाई। तो आपको बताना है कि कौन सी फंजाई को हम इम्परफेक्ट फंजाई बुलाते हैं? बेसिडोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज या फिर ड्यूट्रोमाइसिटीज। तो आपको पता है हमारी जो इम्परफेक्ट फंजाई होती है वो कौन सी होती है? ड्यूट्रोमाइसिटीज होती है। और आप मुझे कॉमेंट्स में बताएंगे कि इसको इम्परफेक्ट फंजाई क्यों बोला जा रहा है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट डिस्कवर्ड जिब्रेलिन। तो आपको पता है हमारे प्लांट्स हार्मोन का एक टाइप होता है जिब्रेलिन। आपको बताना है कि सबसे पहले ढूंढा गया जिब्रेलिन कौन सा था? GA1, GA2, GA3 एंड GA5। तो आपको पता है, आपको लगेगा कि GA1 का नाम GA1 है तो वही सबसे पहले ढूंढा गया होगा, लेकिन जो सबसे पहला डिस्कवर्ड जिब्रेलिन है उसका नाम क्या था? GA3 था, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन फाउंड इन हायर कॉन्सेंट्रेशन इन यंग फ्रूट्स रूट एपिक्स वेयर रैपिड सेल डिवीजन टेक प्लेस। तो आपको एक ऐसे प्लांट हार्मोन का नाम बताना है जो बहुत ही हायर कॉन्सेंट्रेशन में देखने को मिलता है, जहां पर रैपिड सेल डिवीजन हो रहा होता है, जैसे कि यंग फ्रूट के अंदर, रूट एपिक्स के अंदर। ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, इथिलिन या फिर जिब्रेलिन्स। तो आपको पता है एक ऐसा प्लांट हार्मोन जो सेल डिवीजन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, उसका नाम क्या होता है? साइटोकाइनिन होता है। और साइटोकाइनिन यहाँ पर हायर कॉन्सेंट्रेशन में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है
टंग इज अटैच टू द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी। तो आपको पता है आपकी जो टंग है वो कभी नीचे तो नहीं गिर रही होती है ना, वो अटैच रहती है, अपनी जगह पे अटैच रहती है और मूव करती रहती है, मूवेबल ऑर्गन है, ठीक है, मस्कुलर ऑर्गन है। वो किसकी मदद से अटैच रहती है बकल कैविटी के फ्लोर से? यूवला, एपिग्लॉटिस, ग्लॉटिस या फिर फ्रेनुलम। तो आपको पता है हमारी जो टंग है वो बकल कैविटी से अटैच रहती है, किसकी मदद से? फ्रेनुलम की मदद से। नेक्स्ट है पैराइटल सेल सिक्रीट। तो आपको बताना है कि पैराइटल सेल जो है वो क्या सिक्रीट करती है आपकी बॉडी के अंदर? म्यूकस, पेप्सिन, ट्रिप्सिन या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो आपको पता है पैराइटल सेल क्या सिक्रीट करती है हमारी बॉडी के अंदर? हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सिक्रीट करने का काम करती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन्स हेल्प्स इन मसल टिश्यू टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू कॉज मूवमेंट। तो आपको पता है अगर आपको कोई पेन उठाना है, आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो आप जा सकते हैं, ठीक है। आपकी जो बॉडी मूवमेंट है वो किसकी वजह से पॉसिबल है? मसल की वजह से पॉसिबल है। तो आपको एक ऐसे प्रोटीन को आइडेंटिफाई करना है जो आपकी मसल के अंदर मौजूद रहता है और आपके कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन का जो प्रोसेस है, आपका जो मूवमेंट का प्रोसेस है उसमें हेल्प करता है। हेम्प प्रोटीन, वे प्रोटीन्स, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स या फिर लिपोप्रोटीन्स। तो आपको पता है हमारी जो मसल है जो मूवमेंट कर सकती है, चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह उठाने में हमारी हेल्प करती है, हमारी एक जगह से दूसरी जगह जाने में मदद करती है, ये सारा का सारा जो मूवमेंट है वो किसकी वजह से पॉसिबल हो पाता है? क्योंकि हमारी मसल के अंदर क्या मौजूद रहता है? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स मौजूद रहते हैं। नेक्स्ट है द एंजाइम ट्रिप्सिनोजन इज एक्टिवेटेड बाय। तो आपको बताना है कि ट्रिप्सिनोजन जो एंजाइम है उसको एक्टिवेट करने का काम कौन करता है? काइमोट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिन, न्यूक्लियेसिस या फिर एंटीरोकाइनेस। तो आपको पता है जो हमारा एंजाइम है ट्रिप्सिनोजन वो अभी इनएक्टिवेटेड फॉर्म में है। एक्टिवेटेड फॉर्म में इसको क्या कहेंगे? ट्रिप्सिन कहेंगे। और इसको एक्टिवेट करने का काम कौन करता है? एंटीरोकाइनेस करता है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व ऑफ हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन का जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है उसकी शेप क्या होती है? सर्कुलर, लीनियर, हाइपरबॉलिक या फिर सिग्मॉइड। तो आपको पता है हमारा जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व होता है हीमोग्लोबिन में जो हम पढ़ते हैं उसका शेप क्या होता है? सिग्मॉइड शेप्ड होता है, एस शेप्ड होता है। आपको मुझे कमेंट्स में बताना है कि ऑक्सीजन जब डिसोसिएट करेगा तो क्या क्या कंडीशंस वहां पर होनी चाहिए जिसकी वजह से ऑक्सीजन डिसोसिएट करता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबंडेंट व्हाइट ब्लड सेल। आपको बताना है कि सबसे ज्यादा अबंडेंट व्हाइट ब्लड सेल कौन सी है? बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, इजाइनोफिल या फिर मोनोसाइट। तो आपको पता है हमारे ब्लड के अंदर 55% प्लाज्मा होता है, 45% फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट के अंदर भी 3 कंपोनेंट होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। और उनके अंदर से आपसे पूछा गया है कि जो व्हाइट ब्लड सेल्स है उसमें सबसे अबंडेंट व्हाइट ब्लड सेल कौन सा होता है? सबसे ज्यादा पाए जाने वाला व्हाइट ब्लड सेल हमारी बॉडी के अंदर कौन सा होता है? तो सबसे अबंडेंट व्हाइट ब्लड सेल जो होता है उसका नाम क्या होता है? न्यूट्रोफिल होता है, ठीक है। और सबसे कम कौन पाया जाता है ये आप मुझे कॉमेंट्स में बताएंगे। नेक्स्ट है द हार्ट साउंड डब इज प्रोड्यूस्ड व्हेन। तो बहुत बार है ना आपने गाना सुना होगा धक धक करने लगा, लेकिन हमारा दिल कोई धक धक नहीं करता है। वो कौन सी साउंड प्रोड्यूस करता है? लब डब साउंड प्रोड्यूस करता है। तो आपको बताना है कि जब हमारा हार्ट ये साउंड प्रोड्यूस करता है जिसको हम डब बुलाते हैं तो ये कब प्रोड्यूस होती है? जब ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन होती है, जब मिट्रल वॉल्व ओपन होती है, जब सेमी लुमिनार वॉल्व क्लोज होती है, जब मिट्रल वॉल्व क्लोज होती है। तो आपको पता है हमारा हार्ट के अंदर जो साउंड प्रोड्यूस होती है लब डब की, तो उसमें से जो डब की साउंड है वो कब आती है? जब हमारी सेमी लुमिनार वॉल्व्स जो है वो क्लोज होती है। जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर सेमी लुमिनार वॉल्व जो है वो क्लोज होती है तो हमारा हार्ट कैसी साउंड प्रोड्यूस करता है? डब प्रोड्यूस करता है, कोई धक धक नहीं करता है, ठीक है। उसके बाद जो आपके हार्ट के अंदर साउंड आती है लब, ठीक है, वो कब प्रोड्यूस होती है? ट्राइकस्पिड वॉल्व जब खुलती है, मिट्रल वॉल्व जब खुलती है, सेमी लुमिनार वॉल्व जब बंद होती है, या फिर जब आपकी बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व जो है वो बंद होती है। तो देखो हमारे हार्ट के अंदर 2 साउंड आ रही है, एक साउंड है लब और एक साउंड है डब। जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं और वो स्टेथोस्कोप आपके दिल के पास लगाते हैं तो उनको जो साउंड सुनाई देती है वो धक धक नहीं होती, वो होती है लब डब, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो डब की साउंड आती है वो तो कब आती है? जब सेमी लुमिनार वॉल्व जो है वो बंद होती है। और जो लब की साउंड है वो कब आती है? जब आपकी बाइकस्पिड वॉल्व एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व जो है वो बंद होती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूरिकोटेलिक। तो इनमें से कौन सा यूरिकोटेलिक नहीं है? रेप्टाइल्स, बर्ड्स, लैंड स्नेल या फिर बोनी फिश। तो आपको पता है हमारे पास 3 तरीके के कैटेगराइजेशन है, एक है अमीनोटेलिक,
एक है यूरियोटेलिक और एक है यूरिकोटेलिक। तो यूरिकोटेलिक का मतलब होता है जो क्या एक्सक्रीट करते हैं, यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करते हैं और इनको बहुत ही मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए होता है। तो आपको पता है रेप्टाइल्स जो होते हैं वो यूरिकोटेलिक होते हैं, बर्ड्स जो होते हैं वो यूरिकोटेलिक होते हैं, लैंड स्नेल जो होती है वो यूरिकोटेलिक होती है। लेकिन जो हमारी बोनी फिश होती है वो अमीनोटेलिक होती है, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा क्या प्रोड्यूस करती है, अमोनिया प्रोड्यूस करती है और अमोनिया को बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट है द ऑर्थनिन साइकिल टेक प्लेस इन द ह्यूमन। तो ऑर्थनिन साइकिल जो है वो हमारे शरीर के अंदर कहाँ पर टेक प्लेस करती है, पैनक्रियास, किडनी, लिवर या फिर लंग्स। तो आपको पता है ऑर्थनिन साइकिल का एक दूसरा नाम भी होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, यूरिया साइकिल बोलते हैं, ठीक है। तो ये यूरिया साइकिल, ऑर्थनिन साइकिल कहाँ पर टेक प्लेस करती है, हमारी बॉडी के अंदर जो हमारा लिवर है वहाँ पर ये साइकिल टेक प्लेस करती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो आपकी जो मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो उसके कॉन्ट्रैक्शन में जो उसकी फंक्शनल यूनिट है, जो उसकी हेल्प करती है, उसका क्या नाम है, मसल फाइबर, सैक्रोलेमा, सैक्रोमेयर या फिर मसल बंडल। तो आपको पता है मसल कॉन्ट्रैक्शन की जो फंक्शनल यूनिट है वो क्या होती है, सैक्रोमेयर होती है। जैसे हमारी किडनी की फंक्शनल यूनिट कौन है, नेफ्रॉन है। हमारी लाइफ की फंक्शनल यूनिट कौन है, सेल है, ठीक है। नेक्स्ट है ओवर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन कॉसेस। तो अगर आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो रहा है तो क्या हो जाएगा, ड्वार्फिज्म, एक्रोमेगेली, एडिसन्स डिजीज या फिर ग्रेव्स डिजीज। तो आपको पता है जब भी कभी आपके शरीर के अंदर ग्रोथ हार्मोन का लेस सिक्रीशन होता है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, ड्वार्फिज्म होता है, बोनापन आ जाता है। जब आपकी बॉडी के अंदर ग्रोथ हार्मोन का ओवर प्रोडक्शन होता है, ओवर सिक्रीशन होता है, तो क्या देखने को मिलता है, एक्रोमेगैली देखने को मिलती है। आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि एडिसन डिजीज कब होती है और ग्रेव्स डिजीज कब होती है। नेक्स्ट है थाइमोसिन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय। तो थाइमोसिन को प्रोड्यूस करने का काम कौन करता है, एड्रीनल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड या फिर थायराइड ग्लैंड। तो जो थाइमोसिन्स होते हैं इनको प्रोड्यूस करने का काम कौन करता है, हमारा थाइमस करता है। नेक्स्ट है अमाइलिन हार्मोन इज सिक्रीटेड बाय। तो आपको बताना है कि अमाइलिन हार्मोन को सिक्रीट करने का काम कौन करती है, अल्फा सेल्स ऑफ पेनक्रियास, डेल्टा सेल्स ऑफ पेनक्रियास, बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियास या फिर पीनियल ग्लैंड। तो देखो जो ये अमाइलिन हार्मोन है इसको सिक्रीट करने का काम कौन करती है, हमारी बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियास करती है। जैसे ही ये इंसुलिन को सिक्रीट करती है उसी के साथ में क्या सिक्रीट होता है, एक को सिक्रीशन सिक्रीट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, अमाइलिन बोलते हैं। नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट रिलीज्ड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी। तो इसमें से कौन सा हार्मोन जो है उसे एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज नहीं करती है, प्रोलैक्टिन, वेसोप्रेसिन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो आपको पता है हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके दो पार्ट है, ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। और हमारा जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वो दो ही हार्मोन को रिलीज करता है, एक होता है ऑक्सीटोसिन और एक होता है वेसोप्रेसिन। तो वेसोप्रेसिन को रिलीज करने का काम किसका है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी का है, इंटीरियर पिट्यूटरी का नहीं है। आपको अपना स्कोर जरूर लिखना है। थैंक यू। आई होप इस टॉपिक में आपको कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।